ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हमारा नीडी क्लासेज चैनल पे 67 बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। इस क्रैश कोर्स सीरीज में हमने एक टॉपिक वाइज प्लान दिया है और लूसेंट से हमने स्टार्ट किया है। लूसेंट में हमने ये हिस्ट्री कंप्लीट करा दिया है, साइंस में हमने बायोलॉजी कंप्लीट करा दिया है, अभी हमारा केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री में आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है अधातुएं, जिसको नॉन मेटल्स कहते हैं। इससे पहले जो है बहुत सारे पार्ट्स आ चुके हैं केमिस्ट्री के, तो आप लोग नीडी क्लासेज चैनल पर जाकर सारे पार्ट्स को देख सकते हैं, वीडियोज़ को। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार 22 अधातुये तत्व जो कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं, जिनमें 11 गैस हैं, 1 द्रव्य है तथा शेष 10 ठोस है। द्रव अवस्था स्थित अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कि कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फेज में है, तो ब्रोमीन है। अधातुएं सामान्यतः उष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। तो इसका एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप है। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। तो जनरली जो है नॉन मेटल्स क्या है, ये आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होगा, नॉन कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर होगा। अब हम लोग हाइड्रोजन के बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू कर देंगे। नॉन मेटल्स के बारे में हाइड्रोजन जो है उसके 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन है? मतलब 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम जिसको 1H1 कहते हैं, या इसको H भी लिखते हैं। ड्यूटेरियम इसको 1H2 कहते हैं, ठीक है, या इसको D लिखते हैं। और ट्रीटियम जिसको 1H3 कहते हैं या T लिखते हैं। ड्यूटेरियम का ऑक्साइड जो है D2O, जैसे H2O जल कहलाता है तो D2O भारी जल कहलाता है। भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और पार्समन ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है ये। साधारण जल के लगभग 7,000 भागों में 1 भाग भारी जल का होता है। तो अगर आप साधारण जल लें, वाटर लें, तो उसका अगर 7,000 पार्ट्स लें तो उसमें 1 भाग जो है वो आपका D2O रहेगा ही रहेगा। भारी जल जो है 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। तो जल जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, भारी जल 3.8 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा। अब भारी जल के उपयोग क्या क्या है देखते हैं। न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ये जो हमारा आपका रिएक्शन फिजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, उसमें ये क्या होता है, तो ये इसका रूप मॉडरेटर के रूप में होगा। ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में ट्रेसर के रूप में होता है। आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद करने में इसका प्रयोग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मृदु एवं कठोर जल, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं। अब जल की जो कठोरता है यह 2 प्रकार की होती है। अस्थायी कठोरता जिसको टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं, और अस्थायी कठोरता जिसको परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। अब अस्थायी कठोरता को हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता क्यों होती है? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है ये। अस्थायी कठोरता जल में बुझा चूना अथवा दूधिया चूना डालने से दूर हो जाती है। तो ये आपका अस्थायी कठोरता जो है वो क्या है? आपका टेम्पररी हार्डनेस है। अब हम लोग देखेंगे अस्थायी कठोरता, जिसको परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। जल की अस्थायी कठोरता क्यों है? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का अगर सल्फेट है तो वो परमानेंट हो जाएगा, अगर क्लोराइड है तो परमानेंट हो जाएगा, नाइट्रेट है तो परमानेंट हो जाएगा, और अगर बाइकार्बोनेट्स हैं तो वो अस्थायी होगा। तो इनके लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि क्या है? तो परम्यूटेट विधि है, जिसको परम्यूटेट सोडियम जियोलाइट प्रोसेस कहते हैं। इससे अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नाम पूछ देता है जियोलाइट प्रोसेस से क्या होता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पोटेशियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। पुराने तैल चित्रों, जिसको ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए व बालों के ब्लीचिंग करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में। भूपटल की रचना, जो अर्थ क्रस्ट है, उसकी रचना सामग्री में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, 46.6%। वायुमंडल में भी आयतन के अनुसार ऑक्सीजन दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे 78% नाइट्रोजन, लगभग 21% ऑक्सीजन, 20.93 जिसको 21 कह सकते हैं। तो ये कहाँ? एटमॉस्फेयर में। अब ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से? तो हम लोग देखते हैं। एक है 16 ऑक्सीजन, 17 और 18, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 16 पाया जाता है, 99.76%। 17 जो है वो बहुत कम अमाउंट में, सबसे कम 0.037%, और 18 जो है सेकेंड नंबर पे है 0.204%।
अब ओजोन क्या है, तो O3 मॉलिक्यूल्स को ओजोन कहते हैं। यह ऑक्सीजन का ही एक रूप है। समुद्र तट से 32 से 7 किलोमीटर, सी लेवल से अगर आप लोग 32 से 60 किलोमीटर ऊपर जाएं तो ये ओजोन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। और ये करेगा क्या, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से, अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है ये। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के बारे में। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत क्या है, परसेंटेज क्या है, अर्थ क्रस्ट में 0.05%। इंपॉर्टेंट है। सल्फर से प्राप्त महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसे ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछ देता है, ऑयल ऑफ विट्रोल क्या है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल 98% शुद्ध होता है और इसकी नॉर्मलता 18 m होती है। ठीक है, नॉर्मैलिटी जिसको बोलते हैं 18 m होती है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग क्या क्या हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का मुख्य भाग उर्वरक में प्रयोग होता है। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट आदि के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है। पेट्रोलियम शोधन में प्रयोग होता है। संचालन बैटरी में होता है, जो आपका बैटरी है उसमें ये यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। डिटर्जेंट में यूज होगा, रंजक द्रव में यूज होगा, पेंट व रंगों के संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले मध्यवर्ती यौगिक बनाने में इसका प्रयोग हो। अब हम लोग नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का 78% भाग वॉल्यूम क्या है, नाइट्रोजन है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार अनुसार 0.01% है। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग वहाँ भी करते हैं जहाँ किसी निष्क्रिय गैस की आवश्यकता होती है। जहाँ आपको इनर्ट गैस चाहिए, जैसे देखिए चिप्स के पैकेट में क्या डाल दिया जाता है, नाइट्रोजन। क्यों डाला जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्ट करता नहीं है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन डाल दिया जाता है उसका लाइफ बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है तनुकारक के रूप में। द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैव पदार्थों के लिए प्रशीतक के रूप में, भोज्य पदार्थों को जमाने एवं निम्न ताप पर शल्य चिकित्सा के लिए होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, हास्य गैस है। ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन का, इसको N2O बोलेंगे, ये क्या है, हास्य गैस है। नाइट्रोजन के यौगिकों में अमोनिया एक, जो नाइट्रोजन का कंपाउंड से अमोनिया, जिसको NH3 एक प्रमुख यौगिक है, इसका निर्माण हैबर्ड विधि द्वारा किया जाता है। यह जल में आसानी से घुलनशील है। अब अमोनिया के हम लोग उपयोग देखेंगे। अमोनिया के तो बर्फ जमाने में, जो पहले अमोनिया प्रोसेस से रेफ्रिजरेटर में अमोनिया प्रयोग किया जाता था। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड में। यूरिया बनाने में, अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक बनाने में, सोडियम कार्बोनेट बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण करने में, अमोनियम लवण बनाने में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, घरेलू प्रशीतित्र में प्रशीतक गैस के रूप में, अश्रु गैस के रूप में, टीयर गैस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दलहनी पौधे की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेते हैं। ये प्रश्न पूछता है। अब फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, जिसको प्रकाश रासायनिक धूम या कुहरा कहते हैं। यह वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाली नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर, जब देखिए NO2 निकलेगा और उसके साथ मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन, अगर सूर्य के प्रकाश की क्रिया के, जब सूर्य के लाइट के प्रेजेंस में ये बना लेगा कोहरा, फोटोकेमिकल स्मोग। ठीक है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन कोई भी अगर मिला तो वो सूर्य के प्रकाश के कारण क्या बना लेगा, स्मोक बना लेगा, फोटोकेमिकल स्मोक। यह सामान्यतः घनी आबादी वाले उन शहरों में होता है जहां पेट्रोल और डीजल वाले वाहन बहुत अधिक मात्रा में चलते हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड निकलते हैं। इससे आंखों में जलन होती है और आंसू आ जाते हैं। यह कोहरा श्वसन तंत्र को भी हानि पहुंचाता है। इस कोहरे की भूरी धंध भूरा दिखेगा, ये NO2 के भूरे रंग के कारण होता है। NO से रासायनिक अभिक्रिया द्वारा NO2 बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। NO जो है वो फिर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो NO2 बन जाता है। तड़ित्र के कारण भी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। अब हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ये एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। तो अगर ये शरीर की कोशिका में उत्पन्न होता है तो ये बहुत उपयोगी है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज पर वैज्ञानिक जो हैं रॉबर्ट F फर्चगोट, लुइस इग्नारो एवं फरीद मुराद को 1998 का औषधि विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए। पीतल की बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से क्या बनेगा, अमोनिया एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। तो कोई भी पीतल की बर्तन की अगर आप कलई करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से ही करते हैं तो उसमें अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है, जो हानिकारक होता है। अब हम लोग फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस प्राणी तथा वनस्पति पदार्थों का आवश्यक अवयव है। यह हड्डियों एवं जीव कोशिकाओं DNA में पाया जाता है। फास्फोरस अपरूपता प्रदर्शित करता है, मतलब क्या है, ये दो फॉर्म में पाया जाएगा, एक व्हाइट फास्फोरस और एक ब्लैक फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस, रेड फास्फोरस एवं काला
फास्फोरस इसके अपरूप है। लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है तथा अम्ल विलेय है ये, ठीक है, एसिड में ये घुल जाएगा। यह फास्फोरस का अस्थायी अपरूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, लाल की श्वेत, तो देख लीजिएगा आप लोग कौन एसिड में घुल जाता है और कौन अस्थायी अपरूप है, तो ये लाल फास्फोरस है। युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए भी फॉस्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है, PH3 का। दियासलाई के नोक पर लाल फास्फोरस होता है, जो आपका घर में हम लोग माचिस प्रयोग करते हैं उस पर लाल फास्फोरस होता है। अब हम लोग हेलोजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलोजन्स का कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हेलोजन्स है। वर्ग 7A के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया फ्लोरीन की है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का हम लोग उपयोग देख लेंगे। इसका उपयोग UF6 तथा SF6 सल्फर जो है हेक्साफ्लोराइड बनाने में होता है, जिसका क्रमशः परमाणु ऊर्जा उत्पादन तथा परावैद्युतिकी मैंने ड्राई इलेक्ट्रिक में इसका SF6 जो है डाई इलेक्ट्रिक गैस है ये। अब इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? तो इसका अब जो भी आप इलेक्ट्रिक ब्रेकर्स देखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ब्रेकर्स जहाँ होता है वहाँ इसका SF6 का यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बहुत हाई होता है। HF के उपयोग द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक एवं पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन, जिसको टेफ्लॉन कहते हैं, ठीक है, टेफ्लॉन संश्लेषित किए जाते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिकों को फ्रियोन कहा जाता है। अब जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो फ्रियोन कहलाते हैं और इसका उपयोग रेफ्रिजरेंट, प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल के रूप में किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत जो है टेफ्लॉन का बना होता है। क्लोरीन का उपयोग अनेक कार्बनिक यौगों जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पाइप्स बनता है, ठीक है, बर्तन बनेगा। क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन औषधियाँ बनाने में, शाकनाशी तथा कीटनाशी के संश्लेषण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध भी क्लोरीन से करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, कीटनाशी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तरल अवस्था में पाया जाने वाला अधातु क्या है? ब्रोमीन है। इसका उपयोग एथिलीन ब्रोमाइड, तो एथिलीन ब्रोमाइड के फॉर्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं, CH3Br एथिलीन ब्रोमाइड। इसको सीसाकृत पेट्रोल, लीडेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिल्वर ब्रोमाइड AgBr बनाने में ब्रोमीन का इस्तेमाल करते हैं और इसका कहाँ प्रयोग होगा? फोटोग्राफी में यूज होगा। सिल्वर ब्रोमाइड से फोटोक्रोमेटिक शीशा भी बनाया जाता है। समुद्री खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न पूछता है इससे। आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीनीकृत नमक साधारणतया पोटेशियम आयोडाइड के रूप में दिया जाता है। आयोडीन में धात्विक चमक होती है। अब आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन इसमें मेटालिक लस्टर होता है, मतलब धातु वाला जो चमक है वो इसमें होगा। अब अधातुओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम कार्बोरेंडम है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसकी विषाक्तता मुख्यतः रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। अब देखिए, जो हमारा रक्त में RBC में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन को मतलब अवशोषित करने की क्षमता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्षमता उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित करने की होती है। तो इसलिए यह क्या करता है? दम घुटवा देगा। अगर वायु प्रदूषक में यह सबसे हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। कार्बोलिक अम्ल जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को समाप्त कर देता है। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि तब पेड़ों से भी रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्वार्टेज जो है वो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। जो आपका क्वार्ज है वो क्या से बनेगा? कैल्शियम सिलिकेट से। कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग आग बुझाने में, उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स में, मृदु पेय पदार्थ में, बीकर को भंडारित करने में, सोडा वाटर में, डबल रोटी को स्पंजी बनाने में और हरित गृह ग्रीन हाउस गैस में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? CO2 है। ओजोन गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है ये कि कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, तो ओजोन गैस है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड की जो गंध है H2S की, वो सड़े अंडे के समान होती है या स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड जलेगा लेकिन ये सहायक नहीं करेगा। इसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाएगा। पीतल का रंग, जहाँ पीतल रख दीजिए अगर वहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है तो उसका रंग फीका हो जाएगा। लेड संचायक जो भी बैटरी है कि आवेशित होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत होती है। अब हम लोग नोबल गैसेज, निष्क्रिय गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो आवर्त सारणी में जो शून्य वर्ग है उसमें 6 तत्व हैं। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। ये सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय हैं, इनर्ट हैं, या किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, इसलिए इसको इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस कहा गया है, या निष्क्रिय नोबल एलिमेंट्स कहा गया है। अतः इन तत्वों को इनर्ट गैसेज या उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस कहते हैं। इन गैसों में आर्गन एवं जेनॉन
लेकिन देखिए यहाँ क्या है, आर्गन है और जेनॉन है, ये कुछ यौगिक बना लेते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया लाइन। अक्रिय गैसों की खोज किसने की, तो ये रैमजे साहब ने की थी सबसे पहले। अब हीलियम को हम लोग देखते हैं। हीलियम हल्की तथा अज्वलनशील गैस है, ये नहीं जलेगी, हल्की होगी। इसकी खोज फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने की। इसका उपयोग गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का प्रयोग होता है क्योंकि हल्की होती है। मौसम संबंधी अध्ययनों के लिए इसका प्रयोग होता है। ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टी न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रयोग होगा। द्रव्य हीलियम का उपयोग कहाँ होगा, निम्न ताप पर प्रयोगों में निम्न तापीय अभिकर्मक के रूप में करते हैं। अस्पतालों में कृत्रिम सांस जहां ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हीलियम के साथ मिलाकर दिया जाता है। गोताखोरों द्वारा भी अधिक गहराई में सांस के लिए हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज के टायर में भी हीलियम भरा जाता है। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि देखिए हीलियम जो है विस्फोटक एक्सप्लोसिव नहीं है, तो इसीलिए इसको वरीयता दी जाती है। अब नियॉन का उपयोग देखिए, नियॉन जो है विसर्जन लैंप, जो आपका लैंप्स देखेंगे या ट्यूब्स देखेंगे, ठीक है, या प्रतिदीप्ति बल्ब में, उसमें नियॉन गैस होता है, जिनको विज्ञापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकाश कोहरे में भी चमकता है। अब आर्गन हम लोग देखेंगे, इसका खोज जो है वो श्रेय रैमजे को जाता है, और यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है इनर्ट गैस, आर्गन ही। कहाँ, एटमॉस्फेयर में। आर्गन का उपयोग मुख्यतः उच्च तापीय धातु कर्मिक प्रक्रियाओं, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग अगर आप कहीं देखें तो वहाँ आर्गन गैस का प्रयोग होगा निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए, इनर्ट वातावरण बनाने के लिए। बिजली का बल्ब जो होता है, जो पहले का बल्ब आता था 100 वाट वाला, उसमें आर्गन गैस भरा होता है। क्रिप्टन, इसका उपयोग जो है बिजली का बल्ब बनाने में व फोटोग्राफी में किया जाता है। इसे लेजर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। जेनॉन, यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कौन सा स्ट्रेंजर गैस है, जीनॉन है, यह जल में घुलनशील है। अब रेडॉन क्या है, रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त रूप से पाई जाती है, लेकिन रेडॉन मुक्त रूप से नहीं पाई जाती है। यह रेडियो सक्रिय है, रेडियो एक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब कुछ धातुएं, अधातुएं तथा उनके यौगिकों का उपयोग हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे फेरस ऑक्साइड है, तो इसका हरा कांच बनाने में और फेरस लवणों के निर्माण में यूज हो जाएगा आपका फेरस ऑक्साइड। फेरिक यौगिक, जो फेरिक ऑक्साइड है, इसका जेवरात पॉलिश करने में, फेरिक लवणों के निर्माण में। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 है, इसका प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में और दवा बनाने में। फेरस सल्फेट है, सबका फॉर्मूला आप देखते जाइएगा, FeSO4 7 मॉलिक्यूल वाटर का है। रंग उद्योग में और मुहर लवण बनाने में, स्याही बनाने में। आयोडीन जो है कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है औषधियों के उत्पादन में। टिंचर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग। ब्रोमीन जो है वो रंग उद्योग में, टिंचर गैस बनाने में, प्रतिकारक के रूप में और औषधि बनाने में। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ये क्लोरीन बनाने में, अम्लराज एक्वारेजिया जिसको बोलते हैं, बनाने में, रंग बनाने में और क्लोराइड लवण के निर्माण में। अब क्लोरीन क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के निर्माण में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर जो है क्लोरीन से ही बनता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में भी क्लोरीन का प्रयोग होगा, ब्लीच करने में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में और स्टोरेज बैटरी में। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसका अकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, विरंजक के रूप में। हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड के निर्माण में, लवणों के भास्मिक मूलों के गुणात्मक विश्लेषण में। एक एक बार आपको सबको देखते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस रहेगा तो आप पहचान पाएंगे। सल्फर, सल्फर कीटनाशक के रूप में। रबर वल्केनाइजेशन में, जो आपका आइसोप्रीन है वो क्या है, नेचुरल रबर है, उसमें सल्फर मिला देने से वो क्या होता है, कठोर एवं लचीला हो जाएगा, तो सल्फर मिलाया जाता है रबर में, वल्केनाइजेशन इसको कहते हैं। बारूद बनाने में और औषधि के रूप में। अमोनिया, यह प्रतिकारक के रूप में, आइस फैक्ट्री में और रेयन बनाने में। नाइट्रस ऑक्साइड, ये शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉस्फोरस जो है, लाल फॉस्फोरस आपका दिया सलाई जिसको माचिस हम लोग कहते हैं, बनाने में। श्वेत फॉस्फोरस जो है चूहे मारने में। श्वेत फॉस्फोरस दवा बनाने में और फॉस्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस, जिसको CO+NO2 कहते हैं, ये भट्टी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में और धातु निष्कर्षण में। वाटर गैस जो CO+H2 है, ईंधन के रूप में, वेल्डिंग के कार्य में। कोल गैस जो है ईंधन के रूप में, निष्क्रिय वातावरण तैयार करने में। कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर बनाने में और आग बुझाने में, हार्ड स्टील के निर्माण में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है COCl2 बनाने में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रोड्स होता है, पेंसिल बनता है उससे। लोहे के बने पदार्थ पर पॉलिश करते हैं, स्टोव की रंगाई करते हैं।
हीरा आभूषण बनाते हैं और इससे कांच काटते हैं। एल्युमिनियम सल्फेट कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में और अग्निरोधक कपड़ा बनाने में। अनाद्र एल्युमिनियम क्लोराइड जिसमें पानी नहीं है तो पेट्रोलियम के भंजन में इसका प्रयोग करते हैं। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या पोटास एलम जिसको आप फिटकिरी कहते हैं, ठीक है, KLAlSO4 जल को शुद्ध करने में एलम का प्रयोग होगा। चमड़ा उद्योग में होगा, लेदर को टैन करने में, कपड़ों की रंगाई में, अग्निरोधक वस्त्र फायर प्रूफ टेक्सटाइल बनाने में, रक्तस्राव को रोकने में, अगर हजामत होता है तो देखते हैं फिटकिरी लगाते हैं, डिओड्रेंट बनाने में। और फिटकिरी पढ़ते हैं तो पोटास एलम का ही हम साधारण तौर पर फिटकिरी के नाम से जानते हैं। यह पोटेशियम एल्युमिनियम सिलिकेट का द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण है। फिटकिरी का रासायनिक नेम क्या होता है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला है K2SO4Al24H2O। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देता है फॉर्मूला डायरेक्ट। इसे पोटास फिटकिरी भी कहा जाता है। फिटकिरी के भौतिक गुण देखिए आप। 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह पिघल जाता है। आगे इसे यदि 200 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करें तो इसका क्रिस्टल जल निकलता है और यह एक सांद्र पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है जिसे बर्न्ट एलम कहते हैं। तो बर्न्ट एलम को फिटकिरी के फूल के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछता है। अब फिटकिरी का उपयोग क्या है? रक्त बहाव को रोकने में, जीवाणु नाशक एवं प्रतिरोधी के रूप में, जल शोधन में, चमड़ा तथा कागज उद्योग में। अब क्या? चिकना बनाने के लिए, चमड़ा को चिकना बनाने के लिए फिटकिरी का प्रयोग होगा। कपड़ों की रंगाई एवं छपाई में रंग बंधक के रूप में, इसको बाइंडिंग डाई के रूप में प्रयोग करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। तो ये कैलोमेल बनाने में कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO। ये मलहम बनाने में और जहर के रूप में इसका प्रयोग होता है। मरकरी थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में और अमलगम बनाने में। जिंक सल्फाइड यह श्वेत पिगमेंट के रूप में यूज होता है। जिंक सल्फेट या उजला थोथा, ठीक है। तो जिंक सल्फेट या उजला थोथा क्या है? माफ कीजिएगा, इसका स्क्रीन चला गया है, टेक्निकल फॉल्ट है, तो इसको अभी तुरंत ठीक हो जाएगा ये टेक्निकल फॉल्ट। तो जिंक सल्फेट या उजला थोथा जो है, इसका फॉर्मूला है ZnSO4 7H2O। तो लिथेपोन के निर्माण में, आंखों के लिए लोशन बनाने में, कैलिको छपाई में, चर्म उद्योग में, कवकनाशी के रूप में इसका प्रयोग होगा। जिंक क्लोराइड ये टेक्सटाइल उद्योग में, कार्बनिक संश्लेषण में, ताम्र कांच आदि की सतहों को जोड़ने में। जिंक ऑक्साइड तो इसका मलहम बनाने में, पोर्सिलीन में चमक लाने में, ग्लेज करने में। कोई भी पोर्सिलीन का बर्तन जो होता है उसको ग्लेज जिंक ऑक्साइड से चमकाया जाता है। जिंक तो जिंक में बैटरी बनाने में और हाइड्रोजन बनाने में जिंक का प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड तो कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटिलीन निर्माण में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था। इसका कीटनाशक के रूप में, कागज तथा कपड़ों के विरंजन में, रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में। ब्लीचिंग पाउडर बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। बुझा चूना जो होता है उस पर क्लोरीन अगर पास करा देंगे गैस तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, CaSO4 और इसको 2H2O कहेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है। या कैल्शियम सल्फेट जो है हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ H2O है। 2H2O क्या होता है? आपका जिप्सम होता है, याद रखिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा। इसका प्रयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में, छतों एवं दीवारों को चिकना, देखते हैं आप POP जिसको हम लोग कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट चूना बनाने में, टूथपेस्ट दंत मंजन बनाने में और सीमेंट उद्योग में। कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम आ गया ये स्वाद के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में और सीमेंट उद्योग में। मिट्टी में भी मिलाते हैं अगर मिट्टी ज़्यादा आपका बेसिक हो जाती है। कैल्शियम अवकारक के रूप में और पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल है। तो रुई की सजावट में सोरेल सीमेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 दंतमंजन बनाने में, दवा बनाने में और जिप्सम लवण बनाने में। मैग्नीशियम तो धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब जो बनाने में और थर्माइट वेल्डिंग में मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड औषधि निर्माण में, रबर फिलर के रूप में और बाइलर के प्रयोग में इसका प्रयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, चीनी उद्योग में, मोलासेस जो है चीनी तैयार करने में, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में जाए जो भी आता है एंटा एसिड, उसका प्रयोग मुख्य तत्व उसमें क्या होता है? उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा भी बोलते हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें, CuSO4 5H2O। तो इसका कीटनाशक के रूप में, विद्युत सेल में और कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड जो CuCl2 और 2 वाटर मॉलिक्यूल है 2H2O, ये ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, जल शुद्धिकरण में और धागों की रंगाई में।
क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है CuO, ब्लू तथा ग्रीन ग्लास अगर बनाना है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यूपरस ऑक्साइड Cu2O, लाल ग्लास अगर बनाना है तो Cu2O लगाइए। अब पेस्टिसाइड के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। कॉपर का प्रयोग तो बिजली का तार बनाने में, बर्तन बनाने में, ब्रश तथा ब्रॉन्ज बनाने में। अब हम लोग देखेंगे सोडियम नाइट्रेट, तो इसका प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन बनाने में और प्रतिकारक के रूप में। सोडियम नाइट्राइट जो NaNO2, तो इसका खाद के रूप में और KNO3 बनाने में और HNO3 के निर्माण में। ठीक है। सोडियम सल्फेट या ग्लोबर सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, ग्लोबर लवण बोलते हैं। Na2SO4, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है। इसका प्रयोग होता है औषधि बनाने में, सस्ता कांच बनाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको खाने का सोडा भी बोलते हैं, फॉर्मूला है NaHCO3। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है अग्निशामक यंत्र में जिसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। बेकरी उद्योग में, बेकरी में आप खाने वाला सोडा डालते हैं, फ्लफी बना देता है केक को, और प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट जिसको धुवन सोडा कहते हैं Na2CO3, इसका ग्लास निर्माण, कागज उद्योग, जल की अस्थायी कठोरता हटाने में, धुलाई के लिए घरों में भी धुवन सोडा का प्रयोग होता है। अब सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं Na2H2O3 5H2O, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला हाइपो का आप लोग याद होना चाहिए। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, रेशम, ऊन, चमड़ा वगैरह के विरंजन में और लेड के रंगों में इसका प्रयोग होता है। भारी जल जिसको D2O कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है और ड्यूटरेंट यौगिक के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। हाइड्रोजन अमोनिया के उत्पादन में और कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन में होता है, फ्यूल के रूप में प्रयोगी। सोडियम जो है वो सोडियम पेरोक्साइड बनाने में इसका प्रयोग होता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसे लाल दवा के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बार बार, लाल दवा किसको? तो पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला KMnO4। यह जल को क्या करता है? कीटाणु रहित करता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह किया जाता है। अब बोरेक्स या सुहागा या सोडियम टेट्राबोरेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार सुहागा पूछ देगा। Na2B4O5 OH द होल 4, इसमें 8 वाटर का मॉलिक्यूल होता है। इसका प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में, मुख शोधन माउथवाश में, साबुन बनाने में, आंखों को संक्रमण से बचाने में, मूत्र संक्रमण के इलाज में, मासिक धर्म की समस्या में, खांसी के इलाज में और आर्थराइटिस के इलाज में इसका प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने एक बहुत बड़े टॉपिक जो कि हमारा नॉन मेटल्स टॉपिक को यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब आगे जो है हम लोग एलॉयज से स्टार्ट करेंगे, मिश्र धातु से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग क्या कीजिए कि नीडी क्लासेस चैनल पे चले आइए, नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सारे वीडियोज़ को देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। तो फिर अगले वीडियोज़ में आपसे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।